गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को शुरू करेंगे। 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से आप ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होता है। जिस भी डे का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 6 दिसंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, ध्यान से सुनिए। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब अपने नाम किया है 2024 में इंडिया ने। हराया किसको? तो इंडिया ने हराया है पाकिस्तान की हॉकी टीम को। ठीक है, तो इंडिया हो जाता है यहां पर विनर और पाकिस्तान हो जाता है रनर अप। अब एक और क्वेश्चन कि आयोजन कहां हुआ? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया इस साल ओमान में। ओमान में जो चैंपियनशिप आयोजित की गई है इस साल, ये 10th एडिशन है इस चैंपियनशिप का। मतलब मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 इस बार 10th एडिशन है। फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के मध्य खेला गया था, जहां पर 5वीं बार मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। तो इंडिया इस चैंपियनशिप को कितनी बार जीता? तो 5 बार इंडिया ने इस चैंपियनशिप का खिताब या टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी अराइजित सिंह हुंडल बहुत ही फेमस हुए, 4 गोल इन्होंने अपने नाम किए और अराइजित सिंह हुंडल की बदौलत ही हम पाकिस्तान को इस चैंपियनशिप में हराने में कामयाब हुए हैं। तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 आयोजन ओमान, विनर इंडिया और रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान। ठीक है, अब जो जिन्होंने भी उपलब्धि हासिल की है, जिन प्लेयर ने, तो टॉप स्कोरर की बात करें, सबसे ज्यादा जिन्होंने गोल किया है तो सुफियान खान है पाकिस्तान के। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 12 गोल अपने नाम किए हैं। बेस्ट प्लेयर की बात करें तो यह है इंडियन अराइजित सिंह हुंडल, जो इंडिया के हैं और इन्होंने सबसे अच्छा गेम दिखाया है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में। बेस्ट गोलकीपर की यहां पर बात करते हैं तो यह है रफाइजुल सैनी, जो कि मलेशिया के प्लेयर है। ठीक है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1988 में। 1988 में शुरुआत की गई, 2024 में इसका 10वां एडिशन हाल ही में आयोजित किया गया है। कहां पर? ओमान में। ठीक है, एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 21 वर्ष से कम उम्र के जो हॉकी खिलाड़ी है यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि लास्ट ईयर 2023 में भी इस चैंपियनशिप का जो विनर है वो इंडिया ही रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के प्रसिद्ध टनर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टर्नर प्राइज की बात करें, जो कि आर्टिस्ट को दिया जाता है नॉर्मली ब्रिटेन में, ब्रिटिश मूल के या ब्रिटेन में रहने वाले किसी भी आर्टिस्ट को दिया जा सकता है टर्नर प्राइज। अब 2024 में ब्रिटेन में ये जो प्राइज है ना, ये दिया गया जसलीन कौर को। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जसलीन कौर भारतीय मूल की एक स्कॉटिश महिला है। ठीक है, भारतीय मूल की है, एक स्कॉटिश महिला है वर्तमान में, सिख कलाकार जसलीन कौर। ठीक है, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित हाल ही में इन्हें टर्नर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया था, ऑल्टर इनके एग्जीबिशन का नाम था, जहां पर पॉलिटिक्स को लेकर, जैसे पॉलिटिक्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इनसे संबंधित मुद्दों पर जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। और इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत सब्जेक्ट पर भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जैसे व्यक्तिगत जीवन, जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, जो अनुभव होते हैं, इन पर आधारित विचार और आध्यात्मिक विषय अलग अलग, जैसे धर्म, विश्वास, आत्मा, है ना, तो अलग अलग सभी मुद्दों पर प्रदर्शित किया गया था इस एग्जीबिशन में। ऑल्टर नाम का एग्जीबिशन है किसका? तो यह है जसलीन कौर, एक सिख आर्टिस्ट हैं जो कि भारतीय मूल की है और यह रहती है स्कॉटिश सिख है ना, भारतीय मूल की एक स्कॉटिश सिख है, जिन्हें दिया गया है टर्नर प्राइज 2024 में। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटिश आर्ट वर्ल्ड का सबसे
ऊंचा प्राइज माना जाता है, सर्वोच्च प्राइज माना जाता है टर्नर प्राइज को ब्रिटिश आर्ट वर्ल्ड का। 1984 में इस प्राइज की शुरुआत की गई थी ब्रिटेन में। एक ऑर्गेनाइजेशन देता है इस प्राइज को, पेट्रन्स ऑफ न्यू आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन में जन्मे या फिर वहां रहने वाले किसी भी आर्टिस्ट को यह अवार्ड दिया जा सकता है। अगर किसी भी आर्टिस्ट ने अपने कला के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो एग्जीबिशन के माध्यम से, या फिर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हो उनका आर्ट के क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है टर्नर प्राइज से। कहां दिया जाता है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आर्ट वर्ल्ड का सर्वोच्च प्राइज है, भारतीय मूल की महिला को दिया गया जिनका नाम है जसलीन कौर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे देख लेते हैं आप सभी के लिए। देखिए, काफी समय से इंग्लिश की डिमांड आ रही थी आप सभी की कि सर इंग्लिश को ऑफर में आप लेकर आइए, काफी एग्जाम्स लाइनअप है, तो आप सभी की डिमांड पर देखिए इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच आप सभी के लिए यहां पर मैं लेकर आया हूं। स्टेट या सेंट्रल में जो भी एग्जाम है जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए आपके लिए ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये सफिशिएंट होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगी आपके नोट्स की, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। अभी 24 आवर्स के लिए ये आपको अवेलेबल हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इसे डायरेक्ट जाकर अवेल कर सकते हैं। कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमारी जो सपोर्ट टीम है उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी वो हेल्प करेगी और आपके जितने भी डाउट है वो वहां पर क्लियर कर देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान रेल संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो हाल ही में देखिए रेलवे अमेंडमेंट बिल कौन लेकर आएगा? जो रेलवे मिनिस्टर होगा, और ये वर्तमान में कौन है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, सही है। तो अश्विनी वैष्णव अभी जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें रेल अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 संसद में रखा है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। देखिए ये जो रेलवे संशोधन विधेयक लाया गया है, जो रेलवे अमेंडमेंट बिल लाया गया है, एक्चुअल में दो एक्ट को मर्ज करने या इंटीग्रेट करने के लिए लाया गया है। एक एक्ट है 1989 का रेलवे अधिनियम, और एक ब्रिटिश शासनकाल में 1905 का भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम है 1905 का। तो इन दोनों ही कानून को इंटीग्रेट करने के लिए प्रावधान करता है जो नया रेलवे अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो, ठीक है। रेलवे मंत्री का कहना है कि दोनों अधिनियम अगर एकीकृत किए जाते हैं तो रेलवे की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, इसके अलावा रेलवे की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। जो डाउट हैं वो खत्म होंगे दोनों एक्ट से संबंधित, तो दोनों को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम की। देखिए इस एक्ट की विशेषता यही है क्योंकि इसके माध्यम से भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कौन वायसराय थे उस वक्त? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत ही रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसे रेलवे के संचालन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। एक ऐसा कानून है 1905 का भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, जो भारतीय रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया था, बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इस अधिनियम के तहत रेलवे को जो पीडब्ल्यूडी, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, उससे अलग किया गया था पहली बार। और इसके अलावा रेलवे अधिनियम 1989, ठीक है, यह भी रेलवे के ऑपरेशन, रेलवे में मैनेजमेंट और रेलवे सेफ्टी को कंट्रोल करने और उसको बढ़ावा देने के लिए 1989 में लाया गया था। तो इन दोनों ही रेलवे एक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए रेलवे अमेंडमेंट बिल लाया गया है हाल ही में पार्लियामेंट में। कौन लेकर आया? तो ये लेकर आए हैं जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कौन? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिसंबर 2024 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च
का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भारत में हिस्ट्री या इतिहास से संबंधित रिसर्च शोध के लिए जिम्मेदार संस्था है। जितने भी इतिहास से संबंधित दस्तावेज है उनका संरक्षण करना, जितने भी प्रमाण हैं उनका संरक्षण करना और उन्हें प्रकाशित करना, यह काम करता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हाल ही में इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए रघुवेंद्र तंवर। आंसर है कौन? रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, दिसंबर 2024 में प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इनके पहले अरविंद पी जामखेड़कर इस पद पर थे, इनका स्थान लिया है अब प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर ने। ठीक है ना, रघुवेंद्र तंवर। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन के रूप में रघुवेंद्र तंवर का जो कार्यकाल है वो है 3 साल का, मतलब 2024 के एंड में अपॉइंट हुए हैं तो 2027 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर का संबंध वैसे हरियाणा राज्य से है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में इन्हें एजुकेशन और लिटरेचर के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो पद्मश्री प्राप्त हैं रघुवेंद्र तंवर, जो कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। ठीक है, तो संस्था क्या करती है ये मैंने आपको बता दिया। देश में इतिहास के क्षेत्र में रिसर्च का काम करती है। जो ऐतिहासिक फैक्ट है, जो तथ्य है, उनका संरक्षण करना और उन्हें प्रकाशित करना, यह काम है किसका? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। देखिए, स्थापना 27 मार्च 1972 में की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था 27 मार्च 1972 को, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। 29वीं भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024, 29th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2024 आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजित की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, पहले तो आप यह समझिए कि नई दिल्ली में ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ, किसने आयोजन करवाया? तो देखिए, यह जो समिट है ना 1995 से आयोजित की जा रही है, 1995 से। इस बार इसका 29th एडिशन आयोजित किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आयोजन कौन करवाता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ इसका आयोजन करवाता है। ठीक है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आयोजन करवाने की जिम्मेदारी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को दी गई है। ठीक है, अब देखिए, थीम की बात करें तो पार्टनरशिप विथ प्रोग्रेस 2024 में इस सम्मेलन की थीम है। अब भारत में उद्योगों को प्रमोट करना, उद्योगों में एफडीआई के निवेश को, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए, है ना, वर्ल्ड के देशों को भारतीय उद्योग में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये भागीदारी शिखर सम्मेलन है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन। इसीलिए इस साल 50 से अधिक देशों के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और समिट के दौरान इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। वैसे मेन मोटिव यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। एक तो एफडीआई को बढ़ावा देना इंडिया के उद्योगों में, भारतीय उद्योग में जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको मजबूत करना, ठीक है ना, वर्ल्ड के देशों को आकर्षित करना, और इकोनॉमिक रिफॉर्म और व्यापार के लिए जो नई संभावनाएं हो सकती है उस पर चर्चा करना मुख्य उद्देश्य है इस शिखर सम्मेलन का। शुरुआत की गई थी 1995 में, और 2024 में 29वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहां पर? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। देखिए,
यहां पर आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में पता होना चाहिए। एक गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उद्योग परिसंघ है, जो कि उद्योगों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए और भारत में उद्योग को प्रोत्साहन देने और उनके विकास के लिए काम करने वाली संस्था है। स्थापना की गई थी 1995 में। तभी से इसका भागीदार जो शिखर सम्मेलन है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन और एमडी के पद पर हैं संजीव पुरी। आगे आइए, वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट। पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं जो कि यूएनओ के मेंबर है, उन पर कितना कितना कर्जा है और उसका कारण क्या है, इन सभी पर बेस्ड इस रिपोर्ट को हर साल प्रकाशित करता है वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया पर ऑलमोस्ट 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा है। ठीक है, अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो 647 अरब अमेरिकी डॉलर मान लिया जाए, है ना, 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर, यह है इंडिया पर ऋण दूसरे देशों का या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। देखिए, अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट है ये, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा हर साल जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है। किसी भी देश पर कितना विदेशी कर्ज है, ठीक है, और इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है, इन सभी के बारे में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बताया जाता है। अभी के लिए 2024 की रिपोर्ट में 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा इसने बताया है और 2024 की इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की अगर हम कर्ज की बात करें, स्थिति की बात करें, तो ये जो कर्जा है ये कितना है, 646.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वैसे 2022 से ये ऋण बढ़ा है, 31 बिलियन डॉलर का जो डेब्ट है इंडिया पर कहीं ना कहीं बढ़ा है एक साल में, 2022 से 2023 में। इसके कारण इंडिया को 2023 में जो इंटरेस्ट देना पड़ा है वो 22.54 बिलियन डॉलर रहा है। यह केवल इंटरेस्ट है जो कि इंडिया को एक साल में देना पड़ा है। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट है, आपको इस रिपोर्ट के बारे में वैसे नाम पता होना चाहिए कि जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, वर्ल्ड बैंक की। इसने ऑफिशियली काम करना शुरू किया था 1945 में। ठीक है, दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, उभरती हुई इकोनॉमी है, और उन देशों की मदद करना गरीबी उन्मूलन के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक मदद करता है। अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, फेमस है, इंडियन मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो दोनों याद रखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारी जो रिपोर्ट थी वो इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट थी 2024 की। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इंडियन नेवी डे 2024 की थीम क्या है? तो इंडियन नेवी डे की बात करें ना 2024 में, तो स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन 2024 में इंडियन नेवी डे की थीम है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। वैसे मनाया कब जाता है इंडियन नेवी डे? कल के सेशन में आई थिंक मैंने आपको शायद नोट में बताया होगा। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। क्या हुआ था 4 दिसंबर को? 4 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जो इंडियन नेवी है ना, उसने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था और हमला किया था पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर। ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुल रहा इंडियन नेवी का ऑपरेशन। इसकी याद में 4 दिसंबर को 1971 में घटना हुई थी, 1972 से मनाया जाने लगा इंडियन नेवी डे। 2024 में स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन इंडियन नेवी डे की थीम है।
तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इसके अलावा एक आर्मी डे आपको पता होना चाहिए और एक एयर फोर्स डे आपको पता होना चाहिए। तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हर साल। ठीक है, 15 जनवरी और 8 अक्टूबर। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध खिलाड़ी राज मनचंदा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो राज मनचंदा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है ना, बहुत ही फेमस स्क्वैश के खिलाड़ी थे। दिसंबर 2024 में हाल ही में इनका निधन हो गया, स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा। काफी सारी उपलब्धियां हैं इनके नाम, इसलिए भी इन्हें याद करना हमें पड़ सकता है। स्क्वैश खेलों में 6 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं राज मनचंदा। इसके अलावा इंडियन स्क्वैश टीम को 1981 में जो कराची में एशियन टीम चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जितवाया था। बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था। और 1984 में जॉर्डन में जो एशियन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलवाया था स्क्वैश में। ठीक है, खेलों में इनके योगदान के लिए, स्क्वैश खेलों में इनके योगदान के लिए 1983 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज मनचंदा, हाल ही में इनका निधन हो गया। बहुत ही फेमस स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं इंडिया के। देखिए, स्क्वैश जानते हैं क्या होता है? नॉर्मली इंडोर खेल है ना, दीवारों पर आपने देखा है रैकेट और बॉल के माध्यम से, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो रैकेट और बॉल के माध्यम से खेला जाता है ना। बारी बारी से प्लेयर शॉट खेलते हैं, दीवार पर टकराकर बॉल आती है, तो ये स्क्वैश है। नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वैश क्या है, तो यहां पर मैंने आपको एक इमेज दे दी है, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है? देखिए, कल मैंने आपको सीएम के रूप में शपथ बताई थी। महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? देवेंद्र फडणवीस। तो ये तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। 5 दिसंबर को शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस ने कल। पहले भी 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे थे, 18वें सीएम। और 2019 में जब चुनाव हुए थे ना, तो भी 2-3 दिन के लिए सीएम का पद इन्होंने संभाला था, तो दूसरी बार तब अपॉइंट हुए और अब तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। इनके अलावा अजित पवार और एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार को और देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों को ही शपथ किसने दिलवाई है? महाराष्ट्र के गवर्नर ने। कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में, जिन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम के रूप में और देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में शपथ दिलवाई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो खजुराहो कहां स्थित है? खजुराहो देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ऑब्वियस सी बात है, 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहां किया जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, यहां पर जो इनॉग्रेशन है, वहां पर मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मंगू भाई पटेल, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जो कि छतरपुर में आता है। और खजुराहो नॉर्मली देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। एमपी की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था खजुराहो को। यहीं पर खजुराहो नृत्य समारोह भी आयोजित किया जाता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। एक्टर राजेश खन्ना को इस बार यह समर्पित किया गया है फिल्मों में उनके योगदान के लिए। राजेश खन्ना को सम्मानित करने के लिए राजेश खन्ना को समर्पित है 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है,
2015 में शुरू किया गया था, तो 2024 में 10वां एडिशन है। सिनेमा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सिनेमा है, जो मूवीज है, उनको केवल इंटरटेनमेंट के तौर पर न देखकर एक सोशल चेंज भी कहीं ना कहीं सिनेमा व्यक्तिगत जीवन में लेकर आता है, समाज में चेंज भी लेकर आता है। कल्चर आइडेंटिटी, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको भी बनाए रखने में सिनेमा मदद कर सकता है। तो इन सभी उद्देश्य से खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है एमपी के खजुराहो में। 2015 में शुरुआत, 2024 में 10th एडिशन है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खजुराहो नृत्य समारोह भी एमपी के खजुराहो में ही आयोजित किया जाता है। शुरुआत इसकी की गई थी 1976 में, और इस साल 20 से लेकर 26 फरवरी तक इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था 2024 में, खजुराहो नृत्य समारोह का। तो खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और नृत्य समारोह दोनों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का नृत्य समारोह है। डन, तो दोनों को याद रखिएगा। यहां पर हमने 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया है। ध्यान से पूरे करंट अफेयर को, एक एक फैक्ट को हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, रिवाइज कर लेंगे करंट अफेयर को। ध्यान से सुनिए, कल के सेशन में हमने पढ़ा है, आंसर लेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किस राज्य के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किए जाने को मंजूरी प्रदान की? तो ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में माधव नेशनल पार्क। कहां पर है? एमपी में। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को भारत में हेरिटेज टूरिज्म के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यह है भारत का पश्चिम बंगाल राज्य। आगे आएंगे। दिसंबर 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? तो यह वर्ड है ब्रेन रॉट। इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो यह रॉकेट है कौन सा? PSLV C-59। भारत सरकार द्वारा एविएशन टरबाइन फ्यूल, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर किस टैक्स को वापस लेने का फैसला किया गया? तो यह है विंडफॉल टैक्स। उबर कंपनी द्वारा भारत की किस झील में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है? तो यह झील हो जाएगी डल झील, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए? महाराष्ट्र के सीएम, अभी हमने बात की, देवेंद्र फडणवीस। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट निर्वाचित की गई है? तो यह पहली महिला प्रेसिडेंट निर्वाचित की गई है नामीबिया देश की, जो कि एक दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर, जो कि हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो यह है मांडू। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू स्थित है, जो कि सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, आनंद की नगरी। मोरमुगाओ पोर्ट देखने को मिलेगा गोवा में, है ना। ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला देश का पहला पोर्ट है मोरमुगाओ पोर्ट। कहां पर? गोवा में। वर्तमान में भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो वर्तमान में भारत में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। संविधान के किस आर्टिकल में नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? ठीक है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? और बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।